चिंता भारत की है कि बांग्लादेश के हालात खराब हो रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर हैं, कहीं भारत में घुसपैठ तो नहीं हो जाएगी। भारत के बॉर्डर्स जो है, देखिए अलग अलग राज्यों के बॉर्डर बांग्लादेश से मिलते हैं, जुड़ते हैं। कौन कौन से बॉर्डर है देखिए, बांग्लादेश आपको लाल रंग में नजर आ रहा है, और देखिए बांग्लादेश से जो सीमा मिलती है पश्चिम बंगाल की, तो क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की आशंका है? ये त्रिपुरा की सरहद मिलती है, मिजोरम की सरहद मिलती है, मेघालय है, असम है, ये सारे वो राज्य हैं जिनके बॉर्डर्स बांग्लादेश से मिलते सकते हैं। और इसलिए क्या बांग्लादेश में जो टेंशन है, तनाव है, ये जो हालात है, इस हालात में भारत ने अपने बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब इस बीच शेख हसीना भारत में इस वक्त, शेख हसीना से मिलने के लिए एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पहुंचे हैं, जिन्होंने शेख हसीना से मुलाकात की, क्योंकि शेख हसीना वो हालात बांग्लादेश के वो मंजर देख कर आई हैं, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को हसीना से मिलने भेजा गया, उन्होंने मुलाकात की है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है बांग्लादेश के हालात पर, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, वहां जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर हमें बहुत से फैसले लेने होंगे। जैसे हसीना के भारत पहुंचने के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी से मुलाकात की, बांग्लादेश के हालात पर एस जयशंकर ने जानकारी दी उन्हें। जयशंकर कल संसद में भी बयान दे सकते हैं जो हालात हैं। पड़ोसी देश में बदलते हालात पर भारत की पैनी नजर है इस वक्त। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हैं, ऐसे में वहां के हालात को लेकर भारत चिंतित भी है। बांग्लादेश के हालात पर भारत ने दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी की है। भारत ने लोगों को बांग्लादेश की यात्रा से बचने की सलाह दी है कि न जाएं बांग्लादेश। अभी भारतीय रेलवे ने भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेनें रद्द कर दी। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत बांग्लादेश पेट्रापोल सीमा बंद कर दी गई है, और बीएसएफ के जो डीजी हैं पूर्वी कमान के, वो मौजूद हैं। अधिकारियों के साथ डीजी की बैठक हुई है और उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि सीमाएं सील की जाए, कोई भी उधर से अंदर ना आने पाए। सुनिए जरा इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। जो चुनाव हुआ था वहाँ आपने देखा ही था कि कैसे चुनाव हुआ था, सारे विपक्ष ने बायकॉट किया था। तो मुझे लगता है ये एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि ऐसे जो शासन है वो ज़्यादा लंबे चलते नहीं। शेख हसीना और अवामी पार्टी का शेख मुजीब के समय से ही भारत से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हम वहाँ के लोकतंत्र के लिए और शेख हसीना के जीवन के लिए चिंतित है। अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन हमारे इमीडिएट नेबरहुड में इस तरह की जो घटना हो रही है उस पर हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए। इसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो सकती हैं। बांग्लादेश में जो पड़ोसी देश में जो हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है और नाकाबंदी और तेज़ करनी है, और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जोर दे। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को इस्तीफा देना पड़ा है और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो अस्थिरता पैदा हो रही है भारत की, वो सब चिंता का विषय है। समूचे देश को तहस नहस कर दिया और फिर देश छोड़कर भागने की तैयारी में आ गए, और जा कहाँ रही? भारत देश। मुझे लगता है कि भारत देश ऐसे लोगों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा जिसने अपने देश को बर्बाद किया हो, अपनी आवाम को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया हो और वो हमारे देश आना चाहता है। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताऊं जो बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, शेख हसीना भारत में है, संसद का हाल क्या हो गया वो आप देख चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश में हालात ऐसे ही नहीं बने। जरा एक तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये भीड़ थी सड़कों पर, ढाका की सड़कों पर भीड़ ऐसे कि तिल रखने की जगह नहीं है। देखिए बताया गया 5 लाख लोग निकल कर आ गए थे। देखिए, लेकिन इस भीड़ के पीछे का चेहरा कौन है? इस भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस भीड़ का फेस कौन था? किसने लाखों की भीड़ सड़कों पर बुलाई? अब सवाल ये था भीड़ का चेहरा। इसका नाम है नाहिद इस्लाम। शेख हसीना का तख्ता पलट, बांग्लादेश में बवाल और हंगामा बेवजह नहीं हुआ। यह शख्स इस हंगामे के पीछे है। कौन है यह शख्स जिसने प्रधानमंत्री की भी कुर्सी हिला दी? इसके बारे में आपको बताऊं। आरक्षण को लेकर, यह है नाहिद इस्लाम, आरक्षण को लेकर बांग्लादेश पहले से जल रहा था। आरक्षण को लेकर हिंसा में भी 300 लोगों की मौत हुई। इसके बाद आर्मी ने हसीना का साथ देना छोड़ दिया। नाहिद इस्लाम आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। नाहिद ने नारा दिया था, अगर लाठी काम ना आई तो वो हथियार उठाने के लिए तैयार है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को 30% आरक्षण पर विवाद था। नाहिद इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र है, जमाते इस्लामी से भी जुड़ा हुआ है। 20 जुलाई की सुबह पुलिस ने उसे उठा लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद इस्लाम को गाड़ी में बिठा रहे थे। इस्लाम के गायब होने पर 24 घंटे बाद इसे छोड़ दिया गया। एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। इसे तब तक पीटा गया जब तक कि बेहोश ना हो गया। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकवादी बताया था। इससे बांग्लादेश के छात्र भड़के हुए थे। इसके बाद सेना ने भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना
साथ नहीं दे रही थी, प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे थे, सारी विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। इस बीच जमाते इस्लामी को बैन करने का फैसला किया गया और यह नाहिद इस्लाम जमाते इस्लामी की जो छात्र इकाई है उसका नेता है। जमाते इस्लामी के सदस्य भी सड़कों पर उतर आए। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन और बड़ा बन गया और इसमें कोई दो राय नहीं कि नाहिद इस्लाम के अकेले बस का नहीं है, इसके पीछे विदेशी ताकतें भी हैं। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि वो लंदन असाइलम चली जाएंगी और जो बांग्लादेश का चीफ है उसने आके ऐलान किया है कि शायद वो मार्शल लॉ इंपोज करेंगे कि क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक नई सरकार का गठन होगा और वो प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं। शेख हसीना वार्न कर रही थी कि उनको विदेशी ताकतों का खतरा है। अब मैं आपको बताऊं कि नाहिद इस्लाम वाकई मुखौटा है, इसके पीछे कोई और है, कोई दूसरी ताकतें हैं, तो शक कई लोगों पर है। लेकिन पहला इल्जाम पाकिस्तान पर है कि आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। यह हो सकता है इनके पीछे किसी और का हाथ हो, यह जो कर रहे हैं ये किसी और की शह पर कर रहे हो। लेकिन क्या सीधे तौर पर पाकिस्तान यह चाह रहा था, किसी और के कहने पर ही सही, कि हालात खराब हो जाएं, बांग्लादेश में आग लग जाए और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ जाए? क्या कोई था जो दुआएं मांग रहा था? बांग्लादेश में हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। शक है कि पाक फौज और आईएसआई ने आग को भड़काया है। यह काम पाकिस्तान उच्चायोग और जमाते इस्लामी के जरिए किया गया है, क्योंकि नाहिद इस्लाम जो वहां का आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है वो भी जमाते इस्लामी से जुड़ा है। बांग्लादेश में पाक उच्चायोग ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, दावा है कि उसने विद्रोहियों को पनाह तक दी और जमाते इस्लामी के जरिए उनकी फंडिंग की गई। दरअसल बांग्लादेश में जमाते इस्लामी संगठन पर प्रतिबंध है, बैन है। 1971 में इस दल ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। 71 में जब पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश में दमन कर रही थी तब जमाते इस्लामी पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। बाद में बांग्लादेश की सियासी पार्टियों से इसने गठबंधन कर लिया, लेकिन 2013 में बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर दिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इसे बढ़ावा देती है। आरोप है कि जानबूझकर हिंसा फैलाने के लिए बड़ी डील की गई। छात्र की हत्या पर 3,500 रुपए, पुलिस की मौत पर 7,000 की सुपारी दी गई। यानी बांग्लादेश में हिंसा और मौत के लिए पाकिस्तान से पैसे मिले। दरअसल पाक की सरकार और एजेंसी बांग्लादेश से चिढ़ती है। हाल में भारत से बांग्लादेश ने अपने संबंध और मजबूत कर लिए हैं। शेख हसीना ने 1 महीने में 2 बार भारत का दौरा किया है। बांग्लादेश के भारत से अच्छे रिश्ते होने से पाकिस्तान परेशान है। सामाजिक और आर्थिक तरक्की में वो पाकिस्तान से काफी आगे है। आज बांग्लादेश की विकास दर 6% है और पाकिस्तान की विकास दर 2% है। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता है, पाक अस्थिर है और पाकिस्तान में फौज और आतंकियों का बोलबाला है। इससे पाकिस्तान की दुनिया भर में कमजोर छवि बनी हुई है। बांग्लादेश की छवि उभरते और बढ़ते मुल्क की है। माना जाता है कि इसी वजह से पाकिस्तान साजिश रचता है और मौका मिलते ही हिंसा विरोध को बांग्लादेश में हवा देता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अजीत डोभाल जब शेख हसीना से मिलने पहुंचे तो सबसे पहला एतराज पाकिस्तान ने एतराज जताया कि भारत बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। जिसने आग लगाई है उसे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। सुनिए कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह की काम जरूर कर सकता है। इन सब के ऊपर जो आग में घी पड़ा होगा वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं लिया इसको रोकने के लिए, इसको थामने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी एम्बिशन जग गई कि यस, इस समय एक वो सिचुएशन बनती जा रही है जहां आर्मी चीफ अपना पर्सनल एजेंडा और आर्मी एज सच ओवरऑल एजेंडा को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकती है। वरना मैं आपको बता दूं, एक आर्मी का फर्ज ये होता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन दे, उसको नोटिस नहीं दे। और अगर नोटिस भी दे, आज का दे, शाम का दे, घंटे का दे, 45 मिनट ऐसे बन गए जैसे कि पत्थर पे लकीर, और उन्होंने उसको कर दिखाया। अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है, शेख हसीना भारत में है, पाकिस्तान को जलन हो रही है, चिढ़ हो रही है, लेकिन भारत हमेशा से शेख हसीना और उनके परिवार के साथ खड़ा रहा। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, आज उन्हीं के पिता शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के संस्थापक हैं, उनके ऊपर हथौड़ी चल रही, देख रहे हैं। उनके स्टैचू को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये शेख हसीना के पिता है और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी आप कह सकते हैं, बांग्लादेश के संस्थापक भी कह सकते हैं। लाखों की भीड़ उनके स्टैचू को गिराने के लिए पहुंची थी जिसने बांग्लादेश को बनाया। लेकिन इस घड़ी में एक तस्वीर देखिए, इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। हमने ही उन्हें अपने हवाई क्षेत्र में इजाजत दी और उसके बाद वो भारत में रुकी हुई हैं, यहां से लंदन जा सकती हैं आगे। और इससे पहले भी जब शेख हसीना के पिता मुसीबत में थे, अगली तस्वीर देखिए, तब भी भारत ने उनकी मदद दी थी, उनको मदद की थी। ये 1972 की तस्वीर देख रहे हैं आप। इंदिरा गांधी बैठी हैं, शेख मुजीबुर रहमान सबसे किनारे बैठे हुए हैं और इस तस्वीर में शेख हसीना भी हैं। तो 1972 में किस तरह से परिवार के साथ खड़ा था भारत, और उसके बाद ये तस्वीर 1972 की है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या हुआ था, भारत ने कैसे उनका साथ दिया है।
बांग्लादेश से भागकर भारत पहुंची शेख हसीना, ये वो तस्वीर है। पहले भी शेख हसीना की भारत ने मदद की है। शेख हसीना परिवार का तख्ता पलट से पुराना रिश्ता है। 1975 में शेख हसीना के पिता के खिलाफ तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश की सेना ने शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ विद्रोह किया। शेख हसीना के माता पिता और भाइयों की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त इस हमले में शेख हसीना और उनकी बहन बच गई थी। तब वो दोनों यूरोप के दौरे पर थी। इसके कुछ दिनों तक हसीना जर्मनी में भी रही। इसके बाद शेख हसीना भारत आ गई थी। इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें उस वक्त शरण दी थी। 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड से भी हमला किया गया था। तब भी शेख हसीना बाल बाल बच गई थी। 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह कर दिया था और हिंसा के बीच शेख हसीना ने भारत से मदद मांगी थी। तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने मदद का भरोसा दिया था। तब भारत के दखल के बाद शेख हसीना की कुर्सी बची थी। अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व राजनयिक हर्ष श्रृंगला साहब। पूरी तरह यकीन है कि हमारा सरकार, हमारे जो लोग हैं जिससे जो इस मुद्दा देख रहे हैं, वो मतलब उनका योगदान यही होगा कि बांग्लादेश के जो भी हैं अभी मिलिट्री और बाकी कोई इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे संपर्क हो और जो हमारे मतलब देश के हित में जो भी करना है वो हम करेंगे। और वहाँ का मतलब वहाँ एक शांतिशील एटमॉस्फेयर और वहाँ पे मेरे ख्याल से सुरक्षा होना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अब सवाल यह है, शेख हसीना अभी भारत में है। आज संभव है भारत में रुकेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं, जानकारी इस तरह की भी है कि रात 1 बजे वो लंदन भी जा सकती हैं। अब सवाल यह है कि नेता जो अपने देश से भागते हैं इन परिस्थितियों में, वो लंदन क्यों जाते हैं? उदाहरण के लिए मुशर्रफ भागे तो लंदन गए थे, नवाज शरीफ भागे तो लंदन गए थे, और शेख हसीना भी लंदन जा सकती हैं। आखिर क्यों? लंदन में ऐसा क्या है कि ये नेता लंदन जाकर रुकते हैं, लंदन चले जाते हैं? बेवजह नहीं है। वजह मैं आपको बताता हूं। ब्रिटिश एयरवेज, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, मुशर्रफ के बाद अब शेख हसीना लंदन जाएंगी। तख्ता पलट के बाद पाक बांग्लादेश के नेता लंदन क्यों जाते हैं, यह सभी के दिमाग में एक सवाल आया। दरअसल ब्रिटेन की जो कानून प्रणाली है वो पाक बांग्लादेश जैसी ही है। ब्रिटेन के कानूनी जानकार दोनों देशों के कानून को अच्छे से जानते समझते हैं, इसलिए वहां कानूनी लड़ाई लड़ लेते हैं। भारत के कई भगोड़े भी लंदन में ही रह रहे हैं। इसकी वजह भी कानूनी प्रणाली की समानता है। इसके अलावा ब्रिटेन में भारत, पाक, बांग्लादेश के लोग भी रहते हैं। बहुत सारे लोगों के पहले से यहां पर ठिकाने भी हैं। नेताओं और अपराधियों के लंदन में घर भी हैं बड़े बड़े। सच ये है कि जो बड़े बड़े नेता हैं बहुत पैसा कमाते हैं, संपत्ति लंदन में बनाते हैं। लंदन में इनकी खूब संपत्ति है। पहले से घर होने के कारण भी सब लंदन भागते हैं। ब्रिटेन पहुंचने वाले लोगों को न्याय का पूरा मौका दिया जाता है। ब्रिटिश मानवाधिकार आयोग को बहुत सख्त माना जाता है। यह अपने क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है और कई बार अपराधी इस सुरक्षा का दुरुपयोग करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी अपराधी भी लंदन में पनाह लेते हैं। बेनजीर नवाज के परिवार ने भी यहीं शरण ली थी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी लंदन भाग गए थे। बिलावल भुट्टो और उनकी बहनें कई सालों तक लंदन में रही हैं। तो यह है